राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि जो कॉपर का जो जो रॉ मटेरियल रिसाइकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको गला करके बाद में नए प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे कॉपर की राड हो गई, कॉपर के वायर्स हो गए, फिर वो अलग अलग कंपनियों को बेच देती है जिनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके हिसाब से। सो कंपनी का नाम है सनलाइट रिसाइकलिंग। कंपनी जो है स्टॉक मार्केट से लगभग 30 करोड़ 24 लाख रुपए उठाने की कोशिश कर रही है और अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने की कोशिश कर रही है। कंपनी छोटी है, एसएमई सेगमेंट में कंपनी का स्टॉक मार्केट लिस्टिंग होने वाली है। सो कि 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। कंपनी ने कट ऑफ प्राइस 105 रुपये का सेट किया है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की, अगर आपको एक आईपीओ के साथ में एक हवाई लगानी तो आपको 1,26,000 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है कम से कम। साथ में ही कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 100% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में 70% के आसपास में रह जाने वाली है। अब यहाँ पे जो बेसिकली कंपनी काम कर रही है गुजरात खेड़ा के अंदर में, खेड़ा गुजरात की एक एरिया है, वहाँ पर काम कर रही है, जो कि 20 मशीनें काम में लगी हुई हैं और 12,152 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फैली हुई है। 38 लोग आज के दिन में टोटल काम कर रहे हैं और अच्छा खासा कंपनी का रेवेन्यू है, मतलब माल अच्छा खासा बिक रहा है। जो भी कंपनी रिसाइकल्ड प्रोडक्ट होता है उसको रिसाइकल करने के बाद में जो माल बेच रही है वो अच्छा खासा माल बेच पा रही है। दूसरा अगर देखते हैं कंपनी की यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 114 करोड़ रुपए की पूरी कंपनी लगी है। 114 करोड़ रुपए की वैल्यू लगा करके अपनी कंपनी की, और 30 करोड़ रुपए उठाए जा रहे हैं, तो ठीक ठाक उठाए जा रहे हैं। कंपनी पैसे क्यों उठाना चाह रही, रीज़न क्या है, पैसों की जरूरत क्यों पड़ी कंपनी को, तो उसके पीछे कंपनी रीज़न बता रही है कि हमारी जो प्लांट है, मशीनरी है, वो हमें और लगानी है, उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। साथ में एक हमारे पास लोन कुछ ज़्यादा ही है, उसको भी थोड़ा बहुत चुकाना है। तो कितना चुकाना है, तो यहाँ पे 16 करोड़ रुपए से लोन चुकाना है, उसकी बात हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है जिस तरीके से। और बाकी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 4.5 करोड़ रुपए लगाने हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं वो इस प्रकार है: नितिन कुमार हेड़ा, प्रहलाद राई, रामदयाल हेड़ा, खुशबू, मनीष कुमार हेड़ा। सो ये प्रमोटर लोग हैं जिनके पास मेनली जो है वो 50% नितिन कुमार हेड़ा ही हैं, वही सीईओ वगैरह हैं इस कंपनी के। अब थोड़ा सा ये कंपनी की जो आरएचपी है उसके ऊपर में नज़र डाल लेते हैं। उसी के साथ में कुछ आरएचपी के अंदर में और डिटेल्स के बारे में अगर पता चले, तो कंपनी की ऊपर में जो केसेज हो रखे हैं, ऐसा कोई केस कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के ऊपर में नहीं हो रखा है। बस एक बेसिक केस है, वो जीएसटी शो कोज नोटिस है, जिसमें 13 करोड़ रुपए का यहाँ पर शो कोज नोटिस जीएसटी डिपार्टमेंट ने रेज किया है, जिसका कंपनी जवाब दे चुकी है, बट अभी भी रिप्लाई अवेटेड है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, बट अभी वो केस चल रहा है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग कंपनी ने फाइल कर रखी है, कंपनी के ऊपर नहीं है। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर कंपनी के ऊपर वो जीएसटी का जो ऑर्डर है उसकी वजह से लाइबिलिटी भी है कि कल को अगर वो ऑर्डर वापस नहीं लिया जीएसटी डिपार्टमेंट ने, तो कंपनी को 13.5 करोड़ रुपए पे करने भी पड़ सकते हैं। अगर नहीं पे करेगी तो केस चलेगा, तो उसमें भी खर्चा करना पड़ सकता है कंपनी को। दूसरी चीज़, कंपनी के साथ में जो लोगो आज के दिन यूज़ कर रही है, दैट इज सनलाइट, वो कंपनी का द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है। एक सन कैब नाम से रजिस्टर्ड है, राइट। तो जो मेन लोगो है वो रजिस्टर्ड है नहीं। कंपनी जहाँ पर काम कर रही है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, मार्केटिंग ऑफिस है, देर आर, सो वो अभी भी कंपनी द्वारा ओन्ड नहीं है, वो कंपनी के जो कर्ता धर्ता हैं उनके द्वारा ओन्ड है। और कंपनी के जो 1,40,000 रुपये के आसपास में पर मंथ रेंट पे करना पड़ रहा है कंपनी को। और किसको पे कर रही है, अपने प्रमोटर को, नितिन कुमार हेड़ा जी को पे कर रही है। सो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के मालिक है नितिन कुमार हेड़ा जी, और कंपनी जो है अपने ही मालिक को रेंट पे कर रही है, हर महीने का रेंट तो पे कर रही है, सैलरी भी पे कर रही है, और साथ में कंपनी को बढ़ा कौन रहा है, वही खुद ही बढ़ा रहे हैं, नितिन कुमार हेड़ा जी ही बढ़ा रहे हैं इसको, जितना बड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के यहाँ पर डिटेल्स में, तो यहाँ पर कंपनी के पास में लैंड वगैरह कुछ है नहीं, तो हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ रहा है। और आज के दिन जो कंपनी के एसेट्स हैं उनकी 13 करोड़ रुपए की ही वैल्यू रह गई है। ओके, नेक्स्ट अगर देखते हैं, ओके, अब कंपनी के ऊपर में अगर हम थोड़ा सा बैलेंस शीट के ऊपर में नज़र डाल देते हैं एक बार, ताकि हमें थोड़ा बैलेंस शीट को भी थोड़ा सा समझने में आसानी हो। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा 1 सेकेंड कंपनी की आरएचपी के अंदर में। तो ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की टोटल जो कंपनी की साइज़ है दैट इज़ 93 करोड़ 35 लाख की है।
इसमें से जो पैसे आए हुए हैं 11 करोड़ रुपए के आसपास तो इन्वेस्टर्स का पैसा है, जो कि कंपनी ने जो इन्वेस्टर्स ने कंपनी ने कमा कमा के इकट्ठा किया है। इसी के साथ में कंपनी 27 करोड़ रुपए लोन के हैं, जो कि लॉन्ग टर्म लोन है जिसकी ईएमआई बंधी हुई है, और साथ में शॉर्ट टर्म जो इसी साल पैसा चुकाना है वो 32 करोड़ रुपए का कंपनी को लोन चुकाना है। और साथ में ही 14 करोड़ रुपए का कंपनी ने माल उठा रखा है जिसका अभी तक पेमेंट नहीं किया। तो ये जगह है जहाँ से पैसा आया हुआ है। अब उस पैसे की बात, उस जगह की बात करते हैं जहाँ पैसा लगा हुआ है, तो वहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स की कंपनी की मशीनरी वगैरह, प्लांट प्रॉपर्टी, जो मशीनरी है उसमें पैसा लगा हुआ है 14.5 करोड़ रुपए। 44 करोड़ रुपए का कंपनी के पास में माल पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री पड़ी हुई है। 19 करोड़ रुपए का कंपनी ने माल बेचा हुआ है, वो वापस पैसा उसका अभी तक आया नहीं है। और साथ में ही कंपनी के पास में 10 करोड़ रुपए कैश पड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पर समझने के लिए चीज़ ये इतनी सी है कि कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। साथ में ही कंपनी ने इस साल लोन जो है वो बहुत ज़्यादा उठा लिया है, लगभग पिछले साल के मुकाबले। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के अंदर में ही 8 करोड़ रुपए ज़्यादा उठा लिए, और साथ में लॉन्ग टर्म के अंदर में भी 5 करोड़ रुपए से इंक्रीज़ कर लिया है। तो कंपनी लोन बहुत ज़्यादा उठा रही है, और इसी के साथ में कंपनी पे भी नहीं कर रही है, बट स्टिल कंपनी फाइनेंस कॉस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट पे कॉस्ट पे करते हुए भी कंपनी जो नेट प्रॉफिट्स हैं उनको बढ़ा ही रही है। तो दैट इज़ गुड। बट द दिक्कत यहाँ पर ये है कि अभी कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो कंज्यूम्ड है वो अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी कंपनी को रेंट, ये सॉरी जो ईएमआई है वो पे करने के हिसाब से। बिकॉज कंपनी रेवेन्यू के देखा जाए तो यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो 0.5% नेट प्रॉफिट कंपनी कमा पा रही, जितना माल बेच पा रही है उसके मुकाबले। सो इतना ही कंपनी का बचत, प्रॉफिट बच पा रहा है, नेट प्रॉफिट बच पा रहा है। तो प्रॉफिट जैसे मान के चलो 100 रुपये का शर्ट बेचा, उसमें से सिर्फ 50 पैसे कंपनी बचा पा रही है। इस साल कंपनी का जो है, कंपनी ने 100 रुपये का शर्ट बेचा तो कंपनी ने 70 पैसे 80 पैसे के आसपास बचाए हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू जिस तरीके से बढ़ रहा है उसी हिसाब से कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है। पर दिक्कत ये है कि कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कंपनी का इस साल भी कहीं लोन बढ़ गया जिसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट अगेन बढ़ जाएगा। बट दिक्कत इस बार थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी क्योंकि आईपीओ से पैसा उठा लेगी, तो ये जो पैसा लोन का उठाया हुआ जो कि शॉर्ट टर्म है वो चुका देगी, तो इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाएगी। बट स्टिल कंपनी के ऊपर में अच्छा खासा लोन रह जाने वाला है। क्यों मैं इसी बार बार बात कर रहा हूँ, बिकॉज कंपनी 114 करोड़ रुपए की, जिसके ऊपर में 60 करोड़ का तो लोन ही है। तो लोन कंपनी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, बट साथ में ये भी सहूलियत है कि कंपनी पैसा निकाल पा रही है, बट प्रॉफिट जितना माल बेच पा रही है उसके मुकाबले बहुत कम बचा पा रही है। तो थोड़ी सी अगर इधर उधर हुई गड़बड़ तो हमारे पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसको हम बोलते हैं वो नहीं है। ठीक है, दूसरा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर कोई कंसिडर करना चाहे तो इसको भी कर सकता है। कंपनी के पास में इन्वेंट्री पड़ी हुई है जो कि कॉपर की इन्वेंट्री है, और कॉपर एक बहुत ही अच्छा मेटल माना जाता है जिसकी वैल्यू जो है वो कंटिन्यूटी और जिसकी वैल्यू जो ऊपर जाती ही रहती है वक्त के साथ में। तो ये वो एक अच्छी पॉजिटिव भी चीज़ें हैं, नेगेटिव भी हैं, थोड़ा सा रिस्क भी देखने को मिल रहा है। ये सो और पूरी टोटल बात है कंपनी के ऊपर में। आज के दिन ट्रेड रिसीवेबल्स भी ठीक ठाक बचा हुआ है, तो अगर उसकी बात करते हैं तो उसकी एक साइकिल बंधी हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं कंपनी की जो मशीन हैं वो कितनी कैपेसिटी के ऊपर में काम कर रही हैं, तो जो कंपनी की राड बनाने वाली मशीन है वो 85% कैपेसिटी पे काम कर रही है। ठीक है, बाकी जो टोटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 80% के आसपास में दिख रही है। दैट्स ऑल। अब कंपनी के अगर हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं जो कि इसके कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में उनके साथ में, तो यहाँ पर अगर कंपनी का पी और पीबी रेशियो निकाला जाए तो यहाँ पर इसका पीबी रेशियो जो निकल के आ रहा है दैट इज़ 114 करोड़ की वैल्यू, 11 करोड़ रुपए कंपनी के नेटवर्थ, एंड यहाँ पर 30 करोड़ रुपये उठा रही है, तो लगभग 40 करोड़ रुपये मान के चल लेते हैं। उस हिसाब से 2.6 के आसपास का कंपनी का पीबी रेशियो निकल के आ रहा है। 2.6 को अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, कंपनी का एक कॉम्पिटिटर है राजनंदिनी मेटल्स और दूसरा कॉम्पिटिटर है भाग्यनगर इंडिया। सो भाग्यनगर इंडिया का पीबी रेशियो है 1.6 का, तो इसके मुकाबले कंपनी ने ज़्यादा वैल्यू लगाई है, और इसके मुकाबले अपनी आईपीओ लेके आने वाली कंपनी ने थोड़ी कम वैल्यू लगाई है अपनी। सो यहाँ पर इसके मुकाबले तो वैल्यू नज़र आ रही है अपनी वाली आईपीओ वाली कंपनी में, और इसके मुकाबले वैल्यू नहीं नज़र आ रही है।
दूसरी एक और चीज़ देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पीई रेशियो, कि कंपनी कमाई के हिसाब से किस हिसाब से अपनी वैल्यू लगाई है। तो यहाँ पे 6 करोड़ रुपए की कंपनी कमाई कर रही है और 114 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई है, तो उसके हिसाब से लगभग 19 का पी रेशियो निकल के आता है, 19 का। सो 19 का यहाँ पर इसका पी रेशियो 22 का, इसके मुकाबले अच्छी कमाई कर रही है और इसके मुकाबले भी अच्छी कमाई आईपीओ लेके आने वाली कंपनी कर रही है। बट दिक्कत ये ध्यान देना, दूसरी चीज एक चीज़ प्रॉब्लम और है, कंपनी के ऊपर में जो लोन है दैट इज 60 करोड़ 114। सो लगभग 55-60% के आसपास में कंपनी की साइज के हिसाब से लोन है, पूरी जितनी साइज है उसके हिसाब से 50-60% का तो लोन ही है कंपनी के ऊपर। क्या यही हालत जो लिस्टेड कंपनियां उनकी हैं? तो यहाँ पर अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो इसके ऊपर 100 करोड़ का लोन है और इसकी जो साइज है वो है 336 करोड़, तो लगभग 30% से भी डाउन साइज के हिसाब से लोन है। और यही सेम हालत भाग्यनगर की है, इसकी जो 322 करोड़ रुपए की कंपनी है और इसके ऊपर में जो लोन है वो भी 101 करोड़ रुपए का है। तो दोनों के ऊपर में ही लोन की क्वांटिटी जो कंपनी के साइज के हिसाब से कम है। तो यहाँ पर कंपनी के क्या स्टॉक ऊपर जा सकता है यहाँ पर। सो शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेंस की मुझे उम्मीद इस कंपनी के अंदर में दिख रही है, कंपेरेटिवली दिख रही है, क्योंकि कमाई अच्छी कर रही है और साथ में वैल्यू भी ठीक लगाई है। और लोन जैसे जैसे कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा, उस हिसाब से कंपनी का जो लोन साइज है वैल्यू मार्केट कैप के हिसाब से वो नीचे आ जाएगा। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म के अंदर में कंपनी का स्टॉक जो है यहाँ से 30-40% के आसपास में ऊपर जा सकता है। बाकी अगर आपको 50-60% के आसपास का यहाँ पर जीएमपी देखने को मिलता है तो रिस्क लेने में फ़ायदा है। अदरवाइज कभी मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर में जाने जा रहा है उस निक्केई जापान की वजह से, तो थोड़ा बहुत रिस्क भी है मार्केट के अंदर में भी। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी को भी दोबारा इसका डेटा आता है, तो कंपनी अगर अपने लोन को संभाल पाती है तो फिर ठीक है, नहीं संभाल पाती है तो थोड़ा रिस्क को देखना पड़ेगा इसके। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इसको सोचना है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो वैल्यू नज़र आ रही है बहुत ही शॉर्ट टर्म के हिसाब से 30-40% के हिसाब से। दैट्स इट। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।